हेलो बच्चा पार्टी, मैं प्रशांत पाठक आप सबका फिर से स्वागत करता हूं रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। बच्चों, क्लास 12 के लिए इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था का ये पहला चैप्टर है आपका, और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। आपके टर्म 1 में इंडियन इकोनॉमी के 6 चैप्टर आ रहे हैं और इसके बाद 1 बाय 1 वो 6 के 6 चैप्टर हम आपके लिए लेके आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए चैप्टर पहले का क्या नाम है। चैप्टर पहले का नाम है स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। मतलब जब देश को आजादी मिली तो आजादी मिलने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति कैसी थी, वो बात हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और उसके अलावा ये भी पढ़ेंगे कि जब 200 साल तकरीबन अंग्रेजों का शासन रहा तो उस दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति कैसी थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली चीज जो आपको इस चैप्टर में पढ़नी है वो ये कि ब्रिटिश शासन की उत्पत्ति कैसे हुई, जो अंग्रेजी शासन है उसका भारत में प्रारंभ कैसे हुआ। तो आप याद रखें 1757, याद रखें, 1 मार्कर क्वेश्चन है। 1757 और प्लासी का युद्ध, यहां से भारत में अंग्रेजी शासन का प्रारंभ शुरू हो गया। अब देखो बच्चे, स्क्रीनशॉट आप करते रहना और मैं सीरियल वाइज बोलता जाऊंगा। और इंडियन इको दूर से देखो तो बहुत आसान लगती है, लेकिन जब पास जाके देखो तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो लॉजिकल है। और देखो दो बातें हैं, एक कुछ लोग ऐसा ठान लेते हैं बना के लिखेंगे। क्या लिखेगा बना के भाई, मुझे बता दियो, क्योंकि कीवर्ड तो आपको यूज करना पड़ेगा और उसके लिए आपको पूरे अटेंशन के साथ, पूरे फोकस के साथ ये सब कुछ देखना है। सॉरी क्लास। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली चीज आपको पता चल गया कि भारत में ब्रिटिश शासन का रोशन, भारत में ब्रिटिश शासन का जो है उत्पत्ति कहां से हुई, तो 1757 बैटल ऑफ प्लासी से स्टार्ट हुआ। चलो दूसरी चीज की तरफ ध्यान दो आप। क्या करने आए थे वो, क्या उनका आने का मुख्य उद्देश्य था। देखो बहुत साफ, वो भारतीय अर्थव्यवस्था का उपयोग करने आए थे। कैसे, एक पोषक अर्थव्यवस्था के रूप में। क्या मतलब ये कि उनका साफ सीधा प्लान था कि चलो इंडिया में खूब सारा नेचुरल रिसोर्सेस है, इंडिया में खूब सारे लेबर हैं, तो उनका शोषण करेंगे और वहां से रॉ मटेरियल निकाल के और अपनी इंडस्ट्री जो ब्रिटेन में है वहां ले जाएंगे और अपनी इकोनॉमी की ग्लोरी, अपनी अर्थव्यवस्था की चमक को बढ़ाएंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, भारत में ब्रिटिश शासन का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के विकास के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था का फीडर अर्थव्यवस्था के रूप में उपयोग करना है। फीडर मतलब होता है बच्चा पोषक अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो वो अपनी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था का उपयोग करने वाले थे, एक पोषक अर्थव्यवस्था के रूप में। फीडर मीन्स पोषक, मैंने बता दिया, जिसके उपयोग से वो अपनी अर्थव्यवस्था की चमक को बढ़ाना चाहते थे। चलिए अगले चीज पे चलते हैं, स्क्रीनशॉट कर लेना बच्चा पार्टी। अगली बात पे चलते हैं, देखो क्या है, औपनिवेशिक शासन के तहत आर्थिक विकास का निम्न स्तर। बेटा जब अंग्रेजी शासन हमारे यहाँ स्टार्ट हुआ तो हमारा आर्थिक विकास कैसा हो रहा था, तो बहुत धीमी स्पीड से हो रहा था। लेकिन ये बात मैं आपको बता दूं कि अंग्रेजी शासन के शुरू होने से पहले हम ठीक ठीक थे, ना बहुत अच्छे ना बहुत बुरे। तो मैं 3 बातें आपको बताने वाला हूं जो इंपॉर्टेंट है, और वो 3 बातें ये है कि अंग्रेजी शासन प्रारंभ होने से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति कैसी थी। देखो जी, 1757 में अंग्रेजी शासन प्रारंभ हुआ और उससे पहले पहला पॉइंट, हमारी इकोनॉमी को लोग समृद्ध अर्थव्यवस्था कहते थे। क्या होता है समृद्ध अर्थव्यवस्था? एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो स्वतंत्र हो, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो आत्मनिर्भर हो, ऐसी अर्थव्यवस्था को हम क्या बोलते हैं? समृद्ध अर्थव्यवस्था। तो 1757 से पहले हम स्वतंत्र भी थे और हम आत्मनिर्भर भी थे, इसलिए हमें क्या बोला गया कि इंडियन इकोनॉमी एक समृद्ध अर्थव्यवस्था थी। दूसरी बात, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था। हमारी पॉपुलेशन, 2/3 पॉपुलेशन, तकरीबन 2/3 हिस्सा पॉपुलेशन का कृषि में लगा हुआ था। देखो कृषि मुख्य स्रोत थी, यह अधिकांश लोगों के लिए आजीविका का साधन थी। मैंने बताया कि लगभग 2/3 हिस्सा, 2/3 ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन वो कहाँ इन्वॉल्व थी? कृषि में। तो दूसरी विशेषता। और तीसरे पॉइंट, स्क्रीनशॉट करना बच्चे क्योंकि तीसरा पॉइंट दिखाऊंगा मैं आपको। तीसरे पॉइंट की तरफ अगर आप बढ़ें तो देखिए क्या लिखा हुआ है तीसरे पॉइंट में, कि तीसरी जो विशेषता थी हमारे यहाँ पे वो ये थी कि हम सुप्रसिद्ध थे, मतलब पूरी दुनिया में पॉपुलर थे। किस चीज को लेके? अपने हस्तशिल्प उद्योग को लेके। हस्तशिल्प उद्योग क्या होता है? वो उद्योग जिसमें चीजों को हाथों के द्वारा तैयार किया जाता है, ना कि मशीनों से। मशीनों का उपयोग नहीं और हाथों से प्रोडक्ट बनाया जाएगा तो उसे हस्तशिल्प उद्योग कहते हैं। भारत पॉपुलर था अपने हस्तशिल्प उद्योग के लिए, क्योंकि भारत जो स्पेशली कपड़ा उद्योग,
तो भारत जो कपड़े बनाता था उस पर जो कारीगरी करता था वो फाइन क्वालिटी की थी, और जो रॉ मटेरियल यूज होता था वो भी अच्छी क्वालिटी का यूज होता था। देखो क्या लिखा है, भारत भी यह देश कपास और रेशमी वस्त्र, ठीक है, कपास और रेशमी वस्त्र, धातु, बहुमूल्य पत्थर के काम आदि क्षेत्र में अपने हस्तशिल्प उद्योग के लिए जाना जाता था। आप स्पेशल पॉइंट याद रखें, जरूरी नहीं सारी बातें याद रखें, आप स्पेशल पॉइंट याद रखें कि कपड़ा उद्योग में भारत विश्वविख्यात था, पूरी दुनिया में पॉपुलर था, क्योंकि अच्छी क्वालिटी का कच्चा माल उपयोग होता था, और जो हस्तशिल्पकारी होती थी, कारीगरी होती थी कपड़े पे, वो बहुत अच्छी क्वालिटी की होती थी। तो इन भारतीय अर्थव्यवस्था की कॉलोनियल रूल, औपनिवेशिक शासन, अंग्रेजी शासन शुरू होने से पहले 3 विशेषता थी। हम समृद्ध थे, मतलब हम स्वतंत्र और आत्मनिर्भर थे, दूसरा कृषि में बड़ी मात्रा में लगे हुए थे, और तीसरा क्या थे, पूरी दुनिया में हस्तशिल्प उद्योग के लिए पॉपुलर थे। बेटा यहाँ पे एक छोटी बात पे और ध्यान देना, बंगाल में कपड़ा उद्योग, भारत में जो कपड़ा उद्योग था वो बड़े लेवल पे कहाँ पे फैला हुआ था, बंगाल में, आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा, मुस्लिम एक वर्ड है, मुस्लिम, ये ध्यान रखना है, जो कपास होता है, जो आपका कॉटन होता है, उसके लिए जो सबसे फाइनेस्ट क्वालिटी होती है वो क्या होती है, मुस्लिम। और मुस्लिम में जो सबसे फाइनेस्ट है, आप उसको भी ध्यान रखें, मुस्लिम में सबसे जो फाइनेस्ट है, ये लिखा हुआ है मलमल। मलमल की सबसे अच्छी क्वालिटी जो मतलब जो आपका कॉटन है, कॉटन की सबसे अच्छी क्वालिटी जो है वो मलमल कही जाती है। तो याद रखो, ये 1 मार्कर क्वेश्चन पूछता है। पहली बात तो ये कि भारत में कपड़ा उद्योग सबसे ज्यादा कहाँ पॉपुलर था, तो बंगाल में। दूसरा, भारत में जो है कपड़ा उद्योग के लिए जो कपास चाहिए था, ठीक है, वो जो चाहिए था हमें, तो उसके लिए जो सबसे फाइनेस्ट क्वालिटी है वो क्या है, तो सबसे फाइनेस्ट क्वालिटी आपका मुस्लिम है, जक्का मुस्लिम, ठीक है, याद रखिए। और उसमें मुस्लिम में सबसे जो फाइन क्वालिटी है, सबसे अच्छी क्वालिटी, वो कौन सी थी, मलमल। जनरली राजा महाराजा मलमल के ही कपड़े पहना करते थे। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक ये वर्ड है छोटा सा, आपको ध्यान रखना है कि औपनिवेशवाद क्या होता है। 1 मार्कर क्वेश्चन की औपनिवेशवाद किसे कहते हैं। देखो बेटा, दो देशों के बीच का एक ऐसा संबंध, दो देशों के बीच का एक ऐसा संबंध जिसमें एक देश शासक होगा और दूसरा देश जो है उसके ऊपर शासन चल रहा होगा। एक क्षेत्र पे अगर दूसरा क्षेत्र कंट्रोल करता है तो दो देशों के ऐसे संबंध को औपनिवेशवाद कहते हैं। तो भारत और जो ब्रिटेन है, उन दोनों का संबंध औपनिवेशवाद का संबंध था। मतलब कि भारत जो है वो एक कॉलोनी थी और अंग्रेजी शासन उसका शासक था, नियंत्रक था, ठीक है। भारत के सारे राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक निर्णय अंग्रेजी शासन लिया करती थी, ठीक है। देखो क्या लिखा है, औपनिवेशवाद दो देशों के बीच राजनीतिक और सामाजिक संबंध की एक प्रणाली है, ठीक है। राजनीतिक मतलब पॉलिटिकल और सामाजिक मतलब सोशल, ठीक है। तो दो देशों के बीच एक ऐसा रिश्ता जिसमें सारे राजनीतिक और सामाजिक संबंध जो है वो कौन लेगा, जिसमें एक शासक होता है और दूसरा उसका उपनिवेश होता है, उपनिवेश होता है। सुन गए आप। तो भारत क्या था, उपनिवेश था, और अंग्रेजी शासन क्या थी, हमारी शासक थी। तो याद रखे उपनिवेशवाद किसे कहते हैं। तो दो देशों के बीच ऐसा संबंध जिसमें एक देश क्या है, एक देश क्या है, उपनिवेश है, और दूसरा कौन है, शासक है। और जो उपनिवेश है उसके सारे नियंत्रण, आर्थिक और राजनीतिक नियंत्रण जो शासक देश है वो लेगा। बच्चे अगर आपको ध्यान है तो हेडिंग ये थी हमारे पास कि भाई यहाँ पे ध्यान दो, औपनिवेश शासन के तहत भारतीय औपनिवेशिक शासन के तहत आर्थिक विकास का निम्न स्तर। मतलब जब तक औपनिवेश शासन चला, जब तक अंग्रेजी शासन चला, तब तक चला भाई 1757 से शुरू हुआ और कहाँ पे खत्म हुआ, तो सॉरी 1757 से शुरू हुआ और खत्म कहाँ पे हुआ, 1947 पे। तो जब तक ये चला 190 साल, इसे कुछ लोग अप्रोक्सीमेटली 200 साल कहते हैं। तो इन 200 साल के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की जो विकास की गति थी वो बहुत धीमी थी। तो ये हमारा हेडिंग था। तो देखो जरा हम क्यों कह रहे हैं ऐसा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास की गति धीमी थी। तो यहाँ पे देखो, राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय का जो स्तर था भारत में वो बहुत नीचा था, निम्न था। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर। देखो बेटा, कुछ लोगों के नाम यहाँ पे लिए गए हैं, आपको जरूर ध्यान रखना है। देखो कौन कौन है। पहले हैं दादा भाई नौरोजी, ठीक है, पहले हैं दादा भाई नौरोजी। दूसरे कौन है, देखो जरा, दादा भाई नौरोजी के बाद विलियम हिग्बी, फिर प्रिंसले सिरास, फिर वी के आर वी राव,
ठीक है, और आरसी देसाई जैसे विशेषज्ञ हैं जिन्होंने भारत की जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय को निकाला। बेटा याद रखो, यहाँ पे दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो इंपॉर्टेंट नाम है आपका VKRV राव, ठीक है, देखो VKRV राव नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत में प्रति व्यक्ति आय और जीडीपी की सबसे अच्छी कैलकुलेशन अगर किसी ने की तो वो कौन थे? VKRV राव। और दूसरा नाम आप याद रखो कि भारत की जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय को सबसे पहली बार अगर किसी ने निकाला तो वो दादा भाई नारोजी थे। दो नाम याद रखने हैं। बेस्ट कैलकुलेशन भारत की जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय की सबसे बेस्ट कैलकुलेशन VKRV राव द्वारा की गई थी स्वतंत्रता के बाद, और सबसे पहली कैलकुलेशन किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। ध्यान देना, हालांकि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय पर डॉक्टर राव के अनुमान को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। मतलब राव जो है उनका अनुमान सबसे ज्यादा सटीक अनुमान था, और उसके अलावा पहला अनुमान किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने। जरा जानने की कोशिश करें कि स्वतंत्रता के समय भारत की जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय कितनी थी। यहाँ पे ध्यान दो, स्वतंत्रता के समय भारत के जीडीपी की वृद्धि दर जो है वो 2% से भी कम थी। ठीक है, याद रखें, जीडीपी के बढ़ने की स्पीड 2% से भी लेस थी। और जो प्रति व्यक्ति आय है, प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं पता है ना? जीडीपी को डिवाइड कर दो पॉपुलेशन से। अपने देश की जीडीपी को अपने देश की जनसंख्या से डिवाइड कर दो तो प्रति व्यक्ति आय निकल के आता है। तो भारत की प्रति व्यक्ति आय जो है वो 0.5% से भी धीमी गति से बढ़ रही थी। और इसलिए हमने बोला कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जब अंग्रेजी शासन खत्म हुआ 1947 में, इस ड्यूरेशन को, इस पीरियड को बोला जाता है 20वीं शताब्दी का प्रथम अर्ध दौरान। ठीक है, मतलब 20th सेंचुरी चल रही थी और उसके पहले हिस्से में, पहले हाफ में ये देखा गया कि भारत की जीडीपी 2% से भी कम और प्रति व्यक्ति आय 0.5% से भी कम बढ़ रही है। और इसलिए बोला गया कि भारत का विकास बहुत धीमा हो रहा था। बताइए क्या यहाँ तक सबको ठीक है? ये कुछ बेसिक बातें थी। और अब एक एक करके हम भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 1947 में हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी। आप पहले कृषि के बारे में जानोगे, फिर उद्योग के बारे में जानोगे, फिर विदेशी व्यापार के बारे में जानोगे, भारत की आधारिक संरचना के बारे में जानोगे, अंग्रेजी शासन ने हमारे साथ हमें क्या अच्छी चीजें दी वो बातें आप जानोगे। तो यहां तक तो आपका चैप्टर का इंट्रोडक्शन। एक बार देख लो आपने क्या क्या देखा अभी तक। देखिए, अभी तक आपने इस चैप्टर में देखा कि अंग्रेजी शासन कब आया। आपको पता है 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद। जो बातें मैं बोल रहा हूं इन्हीं बातों को आपको याद रखने की कोशिश करनी है। दूसरा आपने देखा कि वो क्या करने आए थे। तो वो भारतीय अर्थव्यवस्था को उपयोग करने आए थे एक पोषक अर्थव्यवस्था के रूप में, और वो भारतीय अर्थव्यवस्था की मदद से अपनी अर्थव्यवस्था का विकास करने आए थे। उसके बाद उनके आने से पहले हमारे अंदर 3 विशेषता थी। हम समृद्ध अर्थव्यवस्था थे, दूसरा कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थे, कृषि में हम ज्यादा इन्वॉल्व थे, तीसरा सुप्रसिद्ध हस्तशिल्प उद्योग हम चला रहे थे। ठीक है, अच्छा जी। फिर हस्तशिल्प के जो कपड़ा उद्योग था उसके लिए जो सबसे बढ़िया क्वालिटी है वो क्या है? डक्का मुस्लिन है, याद रखना। और डक्का मुस्लिन जो है उसमें सबसे अच्छी क्वालिटी किसको माना गया? मलमल। और याद रखो कि भारत में कपड़ा उद्योग कहाँ से ज्यादा पॉपुलर हुआ था? तो बंगाल में कपड़ा उद्योग उस टाइम सबसे ज्यादा चलता था। फिर मैंने एक वर्ड बताया कि औपनिवेशवाद किसे कहते हैं। औपनिवेशवाद 2 देशों का ऐसा संबंध जिसमें एक देश के ऊपर दूसरा देश शासन कर रहा है और इस देश के सारे आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक निर्णय जो शासक देश है वो लेता है। फिर मैंने बताया आपको कि भारत की राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय बहुत कम थी। कितनी कम थी? तो डेटा ये रहा, जो राष्ट्रीय आय उसके बढ़ने की गति 2% से कम, और कब की बात कर रहा हूँ ये 1947 की। ठीक है, राष्ट्रीय आय की बढ़ने की गति 2% से कम और प्रति व्यक्ति आय 0.5% से भी कम गति से बढ़ रहा था। इसे निकालने वाले कई सारे लोग हैं, लेकिन सबसे बढ़िया कैलकुलेशन डॉक्टर राव की मानी जाती है। VKRV राव की कैलकुलेशन को बेस्ट माना जाता है, और सबसे पहली कैलकुलेशन किसने की? दादा भाई नौरोजी ने। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगली चीज है आपकी कृषि क्षेत्र। भाई ध्यान देना भारतीय कृषि के बारे में। मैं यहाँ पे बात करूंगा आपसे भारत की कृषि, वो भी कब? तो आपको पता है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय। देखो, देश की लगभग 85% आबादी गांव में रहती थी और वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि में अपनी आजीविका प्राप्त कर रही थी। सुना आपने? 85% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन
कहाँ थी? गांव में। और बात हो रही है 1947 की। वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने रोजगार के लिए किस में लगी हुई थी? कृषि में। कृषि में लगी आबादी के इतने बड़े हिस्से के बावजूद भी देश को खाने पीने की चीजें और उद्योग के लिए, कच्चे माल के लिए आत्मनिर्भर नहीं थी, मतलब आत्मनिर्भरता नहीं थी। सुन रहे हो आप? सुन के बड़ा बुरा लगता है। आप सोचो भारत का 85% पॉपुलेशन जो गांव में रह रहा था वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहां लगा हुआ है? एग्रीकल्चर में। जब मैंने पहली बार इस लाइन को सुना तो मुझे सुन के लगा वाह यार मजा आ गया, इतनी बड़ी भीड़ एग्रीकल्चर में लगी हुई है तो सीधी सी बात है कि एग्रीकल्चर की हालत बहुत अच्छी होगी। लेकिन फिर जब मैंने ये लाइन पढ़ी तो मेरे तोते उड़ गए कि भाई इतनी बड़ी भीड़ एग्रीकल्चर में थी तो भी कच्चे माल के लिए और खाने पीने की चीजों के लिए भारत आत्मनिर्भर नहीं था। यूएसए जैसे देशों से, याद रखिए, यूएसए जैसे देशों से भारत क्या करता था? इंपोर्ट, आयात करता था कच्चा माल और खाने पीने की चीजें। तो मतलब कहने का ये कि हमारी कृषि जो है वो पिछड़ी हुई थी। और क्यों थी कृषि पिछड़ी हुई? तो उसके पीछे कई सारे कारण हैं। इस 190 साल में, 190 साल कब का बोल रहा हूं समझ गए ना? 1757 में वो आए और यहां से लेके 1947 तक 190 साल तकरीबन होते हैं। तो इस 190 साल में अंग्रेजी शासन ने हमारे कृषि के साथ कई सारे खिलवाड़ किए, कई सारी नीतियां बनाई और उन नीतियों की वजह से हमारी हालत कृषि में इतनी खराब हो गई थी। उसमें से सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट नीति पे ध्यान देना। कृषि क्षेत्र के लिए उनकी कई सारी नीतियां थी। उसमें से सबसे पहली नीति भूमि बंदोबस्त प्रणाली, जिसको आप जमींदारी प्रथा भी कहते हो। 1793 1793 भूलना नहीं है आपको, इंपॉर्टेंट डेट है। 1793 में 1793 में भारत की कृषि पे अंग्रेजी सरकार ने एक प्रणाली लगा दी जिसका नाम था भूमि बंदोबस्त प्रणाली या जमींदारी प्रथा। कुछ नहीं था, ये देखो, ये ये एक गांव है, ठीक है। इस गांव में एक बंदा है जो सबसे अमीर है, जिसको ये अंग्रेजी सरकार है, अंग्रेजी शासन, ठीक है, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट है। ये इस बंदे को गांव में बहुत सारे छोटे छोटे किसान हैं, ये इस गांव का सबसे अमीर बंदा था। इसको अंग्रेजी शासन ने उठाया और उठा के बना दिया जमींदार। इसे बोला गया कि तू आज से इस गांव का जमींदार है और तेरी ड्यूटी ये है कि तुझे इन किसानों से बिना इनके आर्थिक स्थिति को सोचे, क्या होता है इनका ये नहीं सोचना, तुझे मरे तो मरे, तुझे इनसे हैवी लगान, लगान क्या होता है? कृषि पर लगने वाले टैक्स को लगान कहते हैं, है ना। एग्रीकल्चर से जो इनकम आती है उस पर जो कर लगाया जाता है, ठीक है, उसी टैक्स को क्या बोला गया है? लगान, ठीक है। तो क्या बोला गया जमींदार को कि जमींदार आज से तुझे हम जमींदार बनाते हैं इस गांव का और तुझे इस गांव के सारे किसानों से हैवी लगान इकट्ठा करना है और इकट्ठा करके अंग्रेजी सरकार के पास, अंग्रेजी शासन के पास एक निश्चित समय तक जमा करवाना है। और बस इसी प्रथा को क्या बोला गया? भूमि बंदोबस्त प्रणाली, या फिर नाम क्या दिया गया? जमींदारी प्रथा। एक ऐसी प्रथा जहां पे लगातार किसानों का शोषण कौन कर रहा था? अंग्रेजी सरकार। और किसके द्वारा ये शोषण करवाया जा रहा था? तो जमींदार के द्वारा। आओ देखो, दिखाता हूं मैं आपको। देखो क्या लिखा है, कृषि क्षेत्र में ठहराव का सबसे महत्वपूर्ण कारण औपनिवेशिक शासन द्वारा जमींदारी प्रणाली की शुरुआत थी, ठीक है। जो कृषि क्षेत्र में ठहराव की कमी थी उसके पीछे सबसे बड़ी वजह जमींदारी प्रणाली। इस प्रणाली के तहत कृषि क्षेत्र से अर्जित लाभ लगान के रूप में जमींदारों को जाता था। जमींदार का मुख्य उद्देश्य केवल लगान वसूलना था, चाहे किसान की आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। ब्रिटिश सरकार को लगान की निर्दिष्ट राशि, मतलब निश्चित राशि जमा कराने के लिए तिथि भी निश्चित कर दी गई थी, मतलब एक तारीख बता दी गई, इस तारीख तक आपको लगान जमा करवाना है, जिसके ना होने पर जमींदार को अपने अधिकार खोने पड़ते थे। मतलब जमींदार को धमकी थी कि निश्चित लगान और इतनी तारीख तक लेके आइयो और किसान का शोषण होना चाहिए, और अगर तूने किसान के ऊपर दया खाने की कोशिश की तो तेरा जो जमींदारी अधिकार है वो हम तुझसे छीन लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जमींदारी प्रथा कब भारत में लागू हुई तो मैंने बता ही दिया, 1793 में हुआ। चलो जी, दूसरी नीति अंग्रेजी सरकार की भारतीय कृषि के लिए दूसरी नीति क्या? कृषि का व्यवसायीकरण। क्या होता है कृषि का व्यवसायीकरण? जब आप भारतीय किसानों को देखो, भारत के किसान क्या करते थे? गेहूं, चावल, मक्का, दाल, सब्जी, इनकी खेती करते थे। और अंग्रेजी शासन को क्या चाहिए था?
कच्चा माल चाहिए था, कैश क्रॉप, नगद फसल चाहिए था। और जब आप किसानों को ये कहोगे कि किसान तू अनाज की खेती छोड़ दे और तू नगद फसल की खेती शुरू कर और इसके बदले में हम तुझे अच्छा प्राइस देंगे, तो इसी हरकत को बोला गया कृषि का व्यवसायीकरण। तो अंग्रेजी सरकार ने भारतीय किसान जो जीवन निर्वाह के लिए कृषि कर रहा था उससे जबरदस्ती करके क्या बोला गया कि तू अब नगद फसल की खेती कर ताकि हमारे उद्योगों को कच्चा माल मिल पाए। ध्यान देना, कृषि के व्यवसायीकरण का अर्थ है स्वयं के उपभोग के लिए नहीं बल्कि बाजार में बिक्री के लिए फसलों का उत्पादन करना। ठीक है, और क्या लिखा है, ब्रिटिश शासन ने खाद्यान्न फसलों से नकदी फसल, बेटा कैश क्रॉप, पहले हम क्या करते थे, खाने पीने की चीजों की खेती करते थे और अंग्रेजी सरकार ने हमें कहां हस्तांतरित कर दिया, नकदी फसल की तरफ। तो ये वो दूसरी नीति है जिससे इन्होंने हमारी कृषि का शोषण किया। पहला भूमि बंदोबस्त प्रणाली, लैंड सेटलमेंट सिस्टम जिसको आप जमींदारी सिस्टम भी बोलते हो, और दूसरा कृषि का व्यावसायिकीकरण। ठीक है, अगली चीज पे ध्यान दो, थर्ड पॉइंट पे ध्यान दो, उत्पादकता का निम्न स्तर। पहली बात तो आप ये समझो कि उत्पादकता क्या होता है, व्हाट इज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी मींस पर हेक्टेयर प्रोडक्शन, पर हेक्टेयर लैंड, एक हेक्टेयर जमीन पर आप कितनी खेती करते हो उसको उत्पादकता कहते हैं। उत्पादकता कैसे बढ़ती है, जब किसान के पास अच्छी बीज हो, जब किसान के पास रासायनिक खाद हो, जब किसान के पास सिंचाई की सुविधा हो तो उत्पादकता बढ़ने लगती है। भारतीय किसान के पास ना तो अच्छी बीज थी, ना खाद थे, ना सिंचाई की सुविधा थी, नतीजा उत्पादकता लगातार घटती जा रही थी। ध्यान देना, प्रौद्योगिकीकरण का निम्न स्तर, तकनीक अच्छी ना होना, सिंचाई की सुविधाओं की कमी होना, ठीक है, और उर्वरक का कम होना, मतलब कि जो खाद है उसका कम होना, इन बातों की वजह से भारतीय कृषि में जो है लगातार उत्पादकता गिरती जा रही थी। तीसरी वजह कृषि के पिछड़ने की, नजर बनाए रखो। अगली चीज पे ध्यान दो, निवेश की कमी। भाई देखो, कृषि क्या, कोई भी क्षेत्र हो, चाहे कृषि हो, चाहे उद्योग हो, चाहे सेवा क्षेत्र हो, अगर आपको उसको बढ़ाना है तो उसमें आपको निवेश करना पड़ेगा। और भारत में निवेश की सख्त कमी थी। ठीक है, कृषि में लगाने के लिए जो पैसा चाहिए था वो कौन देगा, सरकार कौन थी उस टाइम, अंग्रेजी सरकार। तो उनको पैसा देना चाहिए था तो वो कहती है कि नहीं जी, हमें तो मतलब सिर्फ लगान लेने से है, हमें हैवी लगान चाहिए, उसके बाद भारतीय किसान का कुछ भी हो हमें कोई मतलब नहीं। ध्यान देना, भारत की कृषि को सीढ़ीनुमा खेती, बाढ़ नियंत्रण, ठीक है भाई, बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी में निवेश की कमी का सामना करना पड़ रहा था। मतलब सीधी बात की भारतीय कृषि के पास पैसों की कमी थी। हालांकि कुछ किसानों ने खाद्य फसलों के वाणिज्यिक की फसलों की ओर अपनी फसल पद्धति बदल ली थी, लेकिन कह रहा है कि जो कुछ किसान थे जिनके पास पैसा था उन्होंने अपनी कृषि, व्यावसायिक कृषि करके थोड़ा बहुत पैसा कमाना शुरू कर दिया था। लेकिन क्या लिखा है, किराएदारों, किराएदार जिनकी अपनी खेत नहीं है, जो दूसरों के खेत पे खेती कर रहे हैं, छोटे किसान और बटाईदारों, बटाईदार मतलब वही दूसरे की खेत पे खेती करना। तो ऐसे जो छोटे किसान थे, जो छोटे लोग थे, उनके पास निवेश की सख्त कमी थी। ठीक है, उनके पास निवेश की क्या थी, सख्त कमी थी। तो ये चार बड़ी बड़ी बातें हैं जिसने हमारी कृषि को एक बहुत बड़ा धक्का मारा था। देखो, कृषि क्षेत्र 85% लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गांव में रह रहे थे और वो वहां से खेती में ही लगे हुए थे। ठीक है, लेकिन इसके बाद भी भारत कच्चा माल और खाने पीने की चीजों का इंपोर्ट करता था यूएसए से। मतलब हमारी कृषि जो है वो गतिहीन हो गई थी, स्टेगनेंट हो गई थी। तो ऐसा क्या हुआ, चार बड़ी बड़ी चीजें हुई। पहला, जमींदारी सिस्टम, गांव में जमींदार बना दिया गया जिसका काम था किसानों से लगान लेना और अंग्रेजी सरकार को जमा करवाना। दूसरा, व्यवसायिक कृषि, हमारे किसान जो निर्वाह कृषि करते थे उनको अब खींच लिया गया किधर की तरफ, तो व्यवसायिक कृषि की तरफ। ठीक है, तीसरी चीज कि हमारे किसानों की जो उत्पादकता थी, प्रोडक्टिविटी, खेती की उत्पादकता, वो बहुत कम थी। ठीक है, चौथी चीज कि जो हमारे किसान थे, एक तो प्रोडक्टिविटी कम थी, चौथी चीज जो हमारे किसान थे उनके पास कृषि में निवेश करने के लिए पैसा नहीं था। ठीक है, इन चार बड़ी बातों की वजह से जो कृषि है वो गतिहीन हो गया था। चलिए एक बात और ध्यान दीजिएगा, संधि के प्रतिकूल प्रभाव। पता ही है तुम्हें, 1947 में, 1947 में भारत को दो हिस्सों में बांट दिया गया था। जब आजादी हुई तो आजादी के कुछ ही टाइम बाद भारत दो हिस्सों में बंट गया आजादी के साथ ही। तो इस बात की वजह से भारत के ऊपर क्या असर पड़ा, देखो भारतीय कृषि पे क्या असर पड़ा। जब विभाजन किया गया
तो भारत की जो उपजाऊ जमीन है वो उपजाऊ जमीन पाकिस्तान को दे दी गई, जो ईस्ट पाकिस्तान बन गया। बाद में वो बांग्लादेश का नाम लेके वो अलग हो गया, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे भारत की उपजाऊ जमीन, जो भारत का जूट उद्योग था, जूट उद्योग के लिए जो कच्चा माल था, वो कच्चे माल की खेती जिस जमीन पे होती थी वो जमीन पाकिस्तान के हिस्से में चली गई। नतीजा, जूट उद्योग को कच्चा माल मिलना बंद हो गया, तो जूट उद्योग को भी नुकसान पहुंचा, और भारत की जो कृषि है तो कृषि को भी नुकसान पहुंचा, क्योंकि उपजाऊ जमीन अब पाकिस्तान के पास थी। तो याद रखें, अविभाजित देश की अत्यधिक संचित और उपजाऊ भूमि का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। लगभग पूरा जूट उत्पादकता क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, उसके हिस्से में चला गया। नतीजा, भारत का जो जूट उद्योग में पूरी दुनिया के ऊपर नियंत्रण था, धीरे धीरे वो नियंत्रण खत्म होना प्रारंभ हो गया था। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। औद्योगिक क्षेत्र को अगली वीडियो में कवर करेंगे। अभी इस वीडियो में एक आध छोटा टॉपिक और कवर कर देते हैं। 2 वीडियो में आपको चैप्टर मिलेगा, ठीक है। आप विदेशी व्यापार को यहां कवर कर, औद्योगिक क्षेत्र को अगली वीडियो में कवर कर देंगे। आप अभी इस वीडियो में विदेशी व्यापार को कवर कर लीजिए। देखिए जरा, व्हाट इज फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार क्या होता है। तो आप जानते हैं विदेशी व्यापार क्या है। विदेशी देशों के साथ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, आयात और निर्यात करना विदेशी व्यापार है। अगर आप विदेशी देशों को बेचते हो तो इसे निर्यात कहते हैं, विदेशी देशों से खरीदते हो तो इसे आयात कहते हैं, ठीक है। और भारत का विदेशी व्यापार कैसा था बच्चे, भारत का विदेशी व्यापार कैसा था मैं आपको बताता हूं। विश्व विदेशी व्यापार में हमारा हिस्सा 1.78% था। अब आप खुद ही देख लीजिए हमारा विदेशी व्यापार कैसा था। पूरी दुनिया जो विदेशी व्यापार कर रही थी उसमें हमारा हिस्सा 1.78% था, मतलब विदेशी व्यापार की हालत अच्छी नहीं थी। तो अब जैसे कि कृषि की हालत अच्छी नहीं थी तो 4 बातें उसके जिम्मेदार थी, तो वैसे विदेशी व्यापार के लिए भी क्या क्या बातें जिम्मेदार है। पहला, प्राथमिक उत्पाद का निर्यातक और तैयार माल का आयातक। हमें क्या बना दिया गया, हमें कच्चे माल का निर्यातक बनाया अंग्रेजी सरकार ने, कि हम उन्हें कच्चा माल बेचें और वो वहां पे अपनी फैक्ट्री में जो माल तैयार करेंगे उस कच्चे माल की मदद से उसे फिर हम महंगे रेट पर खरीदे। कैसा विदेशी व्यापार है। ऐसे विदेशी व्यापार से तो हमें नुकसान ही होना था। देखो क्या लिखा है, भारत कच्चे रेशम, कपास, ऊन, चीनी, नील, जूट आदि जैसे प्राथमिक उत्पादकों का निर्यातक, और ब्रिटिश उद्योग में उत्पादित कपास, रेशम और ऊनी कपड़े जैसे तैयार उपभोक्ता वस्तुओं का जो है वो क्या बन गया था, भारत आयातक। और पूंजीगत वस्तुओं का भी भारत क्या बन गया था, आयातक। देखो बच्चा, विदेशी व्यापार का मतलब है पूरी दुनिया को तैयार माल आप बेचे तब आप विदेशी व्यापार कर रहे हैं। यहां पे भारत क्या कर रहा था विदेशी व्यापार के नाम पे, ब्रिटेन को, अंग्रेजी सरकार को, अंग्रेजों को कच्चा माल बेच रहा था, और वहां से तैयार माल हमारे पास तैयार होके महंगे रेट पे आ रहा था। और उसके अलावा पूंजीगत वस्तु मतलब मशीन जैसी चीजें हम उनसे थोड़ा बहुत इंपोर्ट कर रहे थे, आयात कर रहे थे। तो ये पहला पॉइंट है जो दर्शाता है कि हमें कच्चे माल का आयातक, एक्सपोर्टर, निर्यातक और तैयार माल का आयातक बना दिया गया, ठीक है। चलो दूसरे पॉइंट की तरफ ध्यान दो। और क्या हुआ हमारे विदेशी व्यापार में, एकाधिकार नियंत्रण। बार बार मैं कह रहा हूं विदेशी व्यापार का मतलब है विश्व के साथ व्यापार करना, और हमें बांध के रख दिया गया। हमारा विदेशी व्यापार सिर्फ किसके साथ था, सिर्फ ब्रिटेन के साथ था, और थोड़ा बहुत जो बच गया वो किसके साथ, तो चीन, ठीक है, और ईरान, चीन, ईरान और उसके अलावा श्रीलंका। थोड़ा बहुत बचा हुआ विदेशी व्यापार इन 3 देशों के साथ था। मतलब मोटे तौर पे मोर देन हाफ, आधे से भी ज्यादा, भारत में आधे से भी ज्यादा, मोर देन हाफ, ठीक है, ये आप ध्यान रखें। आधे से भी ज्यादा विदेशी व्यापार हम किसके साथ करते थे, ब्रिटेन के साथ, और जो थोड़ा बहुत बच गया वो चीन, श्रीलंका और ईरान के साथ करते थे। तो ये भी एक खराब स्थिति को दर्शा रहा है कि इसलिए भारत के विदेशी व्यापार की स्थिति खराब हुई। तीसरी बात देखो क्या लिखा हुआ है, तीसरा पॉइंट, कि क्या हो रहा था, लगातार भारत के धन का, देखो विदेशी शासन के दौरान भारतीय धन का निष्कासन, विदेशी शासन के दौरान विदेशी व्यापार की मदद से भारत के धन को लूटा जा रहा था। एक वर्ड होता है व्यापार अधिशेष। व्यापार अधिशेष कब होता है, जब आप निर्यात ज्यादा करें और आयात कम करें। हम कच्चा माल खूब निर्यात कर रहे थे, एक्सपोर्ट कर रहे थे, और तैयार माल थोड़ा खरीद रहे थे।
तो हमारा जो विदेशी व्यापार था वो आधिक्य का था, सरप्लस था, बचत था। मान लो हमने डॉलर 100 डॉलर बचा लिए विदेशी व्यापार करके। कैसे बचा लिए? हमने बेचा मान लो $300 का माल, ठीक है, और खरीदा मान लो सिर्फ कितने का? तो $200 का माल। तो हमारा विदेशी व्यापार $100 के फायदे का था। अब देखो, अब अगर ये विदेशी व्यापार फायदे का था तो ये पैसा अंग्रेजी सरकार को हमारे ऊपर खर्च करना चाहिए था, लेकिन अंग्रेजी सरकार इन पैसों को अपने 3 बड़े काम के लिए खर्च कर रही थी। और इसलिए हमने बोला कि अंग्रेजी सरकार भारत की संपत्ति को लगातार लूट रही थी। 3 कौन से काम? याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। पहला, ब्रिटेन औपनिवेशिक सरकार द्वारा स्थापित कार्यालयों द्वारा किए गए व्यय का भुगतान कर रहा था, ठीक है। जो अंग्रेजी सरकार ने भारत में या ब्रिटेन में कार्यालय, ऑफिस बना रखे थे, उन ऑफिस को चलाने पे यही हमारी मेहनत, खून पसीने की कमाई का ये यूज कर रहे थे। दूसरा, ब्रिटेन जिन जिन देशों के साथ लड़ाइयां लड़ रहा था, युद्ध लड़ रहा था, उन सारे युद्ध पे भी यही पैसा खर्च हो रहा था। और उसके अलावा तीसरी बात, जो अदृश्य वस्तु है, अदृश्य वस्तु मतलब उन्हें भारत में रेलवे डेवलप करना था ताकि कच्चा माल लाना ले जाना आसान हो जाए। अब रेलवे डेवलप करने के लिए एक अच्छा इंजीनियर चाहिए। अब इंजीनियर आएगा तो फीस लेगा, तो इंजीनियर की सेवा, डॉक्टर की सेवा, इसे अदृश्य वस्तु बोलते हैं। तो अदृश्य वस्तुओं के आयात के लिए भी ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे पैसों का, हमारे व्यापार अधिशेष का पैसा, हमने जो विदेशी व्यापार करके पैसा कमाया उसका ये उपयोग कर रहे थे। तो ये तीसरी बात है, ध्यान देना इस पे। क्या लिखा है कि ब्रिटिश शासन के तहत भारत प्राथमिक उत्पाद कच्चे माल का निर्यातक और तैयार माल का आयातक बन गया था। अत्यधिक निर्यात के कारण बहुत अधिक निर्यात अधिशेष था, मतलब हम हमारा एक्सपोर्ट सरप्लस था, हम बहुत ज्यादा निर्यात करके पैसा कमा पा रहे थे। हालांकि निर्यात अधिशेष का उपयोग किया जाता था कहां पे? तो इन 3 कामों पे। पहला, अंग्रेजी सरकार के ऑफिस को चलाने पे, कार्यालय पे। दूसरा, युद्ध पे। और तीसरा, अदृश्य वस्तुओं को आयात करने पे वो पैसा यूज किया जाता था। तो इसलिए हमने बोला कि अंग्रेजी शासन हमारे धन को लूट रही थी। ये था हमारे विदेशी व्यापार से संबंधित बातें। देख लो बच्चों, क्या बोला मैंने आपको? पहली बात तो विदेशी व्यापार क्या है? विदेशों के साथ आयात निर्यात करना विदेशी व्यापार है। भारत का विदेशी व्यापार कैसा था? तो भारत का विदेशी व्यापार भारत की कृषि की तरह ही रुका हुआ था। क्यों? तो 3 बड़ी बातें। पहला, हमें कच्चे माल का निर्यातक, तैयार माल का आयातक बना दिया गया। दूसरा, हमारे विदेशी व्यापार पे एकाधिकार नियंत्रण था अंग्रेजी सरकार का। और तीसरा, हम जो विदेशी व्यापार करके पैसा कमाते थे, हमारा जो निर्यात अधिशेष था, वो पैसा यूज कर रही थी अंग्रेजी शासन इन 3 कामों में। तो आपको ये ध्यान रखना है। और एक और चीज जरा ध्यान देना, विदेशी व्यापार का शोषण और तेज हो गया जब अंग्रेजी सरकार ने क्या किया? स्वेज नहर का माध्यम बना दिया। पहले क्या होता था? अगर अंग्रेजों को आना है भारत, ठीक है, तो उन्हें घूम के आना पड़ता था। कहां से? अफ्रीका से। 5100 माइल का एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करना पड़ता था। तो जब तक ऐसा रहा कि अंग्रेजी सरकार को भारत आने के लिए घूम के आना पड़ता था, तो तब तक उन्हें आने में ज्यादा समय और ज्यादा लागत आती थी, खर्चा भी ज्यादा, टाइम भी ज्यादा। सुनिए मेरी बात, खर्चा भी ज्यादा आता था और टाइम भी क्या आता था? तो ज्यादा टाइम भी लगता था। तो नतीजा कि अब क्या करें? तो अंग्रेजी सरकार ने 1869 में, याद रखना, 1869 में ब्रिटेन से आने का एक डायरेक्ट रास्ता बना लिया, जो स्वेज नहर से होता हुआ रास्ता आता था, ठीक है, और पानी से निकलने वाला ये रास्ता था। तो 1869 में जब स्वेज नहर का रास्ता खोला अंग्रेजी सरकार ने, तो अब वहां से अंग्रेजों के यहाँ से हमारे यहाँ आना और हमारे यहाँ से कच्चा माल लेके वहां पे जाना आसान हो गया। और इसके बाद तो उन्होंने हमारा शोषण और तेज कर दिया और तेजी से भारतीय संसाधनों को लूटा जाने लगा। तो आप ध्यान रखें, 1869 में स्वेज नहर के खुलने से परिवहन की लागत कम हो गई और भारतीय बाजार तक पहुंचना क्या हो गया? आसान। और अंग्रेजी सरकार ने भारत का और तेजी से शोषण करना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। उसके बाद आप पहले इतना ही ध्यान रखें, और जो आपकी सेकंड वीडियो आएगी उस वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, आपके टोटल इंडियन इको के 6 चैप्टर आ रहे हैं क्लास 12। ये आपका पहला चैप्टर है जिस पे हमने काम करना स्टार्ट कर दिया है।
तो उम्मीद करता हूं आप सबको समझ में आया होगा। आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसे शेयर करो ताकि सबको इसका फायदा पहुंचाया जा सके। अगर कुछ कमी लगी, आपको कुछ समझने में प्रॉब्लम रही, तो आप प्लीज कमेंट कर देना। उस टॉपिक को मैं जब अगली वीडियो बनाऊंगा तो एक बार दोबारा से समझा दूंगा। ठीक है, चलिए, जय श्री राम। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, सीखते रहिए।